नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप कई दिलचस्प कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम प्राची है। मेरी शादी हुई अभी कुछ ही महीने हुए हैं। मैं मेरी मम्मी पापा की इकलौती औलाद हूँ, इसीलिए मम्मी ने मेरी शादी उनके पुराने दोस्त के बेटे से कर दी। मैं शादी के बाद बहुत खुश थी। मेरे ससुराल वाले मुझे अपने घर की कमी बिल्कुल महसूस नहीं होने देते। मेरी सास तो मुझे माँ की तरह प्यार करती। न जाने मेरे मम्मी के उन पर क्या एहसान थे जो वो हमेशा मुझसे कहती, प्राची बेटा, तुम्हारी माँ एक बहुत नेक औरत है। उन्होंने मुझे बुरे वक्त में संभाला था। आजकल इतने अच्छे लोग कम ही देखने मिलते हैं। मम्मी और मेरी सास अच्छी सहेलियाँ थीं। मैंने काफ़ी बार जानने की कोशिश की कि ऐसा क्या हुआ था जो मेरी सास मेरी मम्मी को इतना मानती थी, पर मम्मी हमेशा अभी तुम्हें ये सब जानने की ज़रूरत नहीं कहकर विषय बदल देती। मेरी ज़िंदगी अच्छी चल रही थी। मेरे पति राहुल मुझसे बहुत प्यार करते। लड़कियाँ पूजा पाठ में जिस शादीशुदा ज़िंदगी की दुआ मांगती, मुझे वो बिना मांगे मिल गई थी। पर कुछ दिनों से मुझे एक बात खटक रही थी। हमारे घर एक दिन एक भिखारन आई थी। वो मम्मी से हाथ जोड़कर विनती कर रही थी। मैंने ये सब अपने छत से देखा था, इसीलिए उनमें क्या बात हो रही है मुझे सुनाई नहीं दी। पर मेरी सास उस औरत से बहुत अजीब तरह से पेश आ रही थी और वो औरत अपने घुटनों के बल बैठकर रो रही थी। तभी मम्मी जी ने उसके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया। मुझे ये सब बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि मम्मी जी कभी किसी से इस तरह बात नहीं करते। वे तो बहुत ही सीधे साधे स्वभाव के हैं। मैंने नीचे आकर मम्मी जी से पूछा, क्या हुआ मम्मी जी, कौन थी वो औरत, वो ऐसे क्यों रो रही थी? मम्मी जी ने चिढ़कर कहा, कोई नहीं, और तुम्हें हर बात जानने की ज़रूरत नहीं है। इतना कहकर वे अपने कमरे में चले गए। मुझे मम्मी जी का बर्ताव बहुत बुरा लगा था। भला अपनी बहू से ऐसे कौन बात करता है? मैं गुस्से से किचन में चली गई और खाना बनाने लगी। रात को जब खाने का समय आया तब मम्मी जी किचन में आकर मेरी मदद करने लगे। तब उनका बर्ताव बेहद नॉर्मल था, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। राहुल काम से थके हारे घर लौटे थे, तो मैंने भी बात को ना बढ़ाते हुए गुस्से को वही थूक दिया। आखिर वे मुझसे बड़े हैं और इस तरह की नोक-झोंक तो माँ बेटी में भी होती है, और मैं उनकी बेटी से कम थोड़ी ना हूँ। जब मैंने उन्हें अपनी मम्मी की जगह रख कर सोचा तो मेरा पूरा गुस्सा अपने आप शांत हो गया। अगले कुछ दिन सब ठीक ही था, पर अचानक मेरे ससुर जी एक जवान लड़की लगभग 22-23 साल की होगी, उसे हमारे घर काम पर रख लिया। मुझे ये सब ज़रा अजीब लग रहा था। हमारे घर में वैसे तो काम को लेकर कोई झिकझिक नहीं होती, फिर अचानक काम वाली रखने का ख्याल कहाँ से आया? और चलो काम वाली रख भी ली तो इतनी कम उम्र की लड़की क्यों रखी? किसी अनजान लड़की को हम अपने घर में कैसे रख सकते हैं? और मम्मी जी को भी इससे कोई एतराज़ नहीं था। सबसे ज़्यादा अजीब बात तो ये थी कि वो लड़की उनके कमरे में ही सोएगी। मैंने राहुल से कहकर उस लड़की को काम से निकालने के लिए कहा, पर राहुल तो अपने ऑफिस के कामों में इतना बिजी रहते कि उनको घर की छोटी मोटी चीज़ों में ध्यान देने के लिए समय ही नहीं मिलता। फिर नाश्ते के वक्त मैंने ही ये बात छेड़ी। मैंने कहा, पापा, घर में इतने काम तो है नहीं, तो मुझे नहीं लगता कि हमें काम वाले की कोई ज़रूरत है। पापा जी ने कहा, क्यों नहीं बेटा, तुम दिन भर घर के कामों में व्यस्त रहती हो। हम तुम्हें शादी कराकर इसलिए थोड़ी ना लाए हैं। प्रिया यहाँ रहेगी तो तुम्हें कामों में मदद हो जाएगी। वैसे भी ये बहुत गरीब घर से है। हमारे यहाँ काम करके इसे जो पैसे मिलेंगे उससे इसका घर चलने में मदद होगी,
और क्यों ना हम किसी के काम आएं। इससे तुम्हें अपने लिए भी कुछ समय मिल जाया करेगा। अब पापा जी की बात तो मैं टाल नहीं सकती, इसीलिए हमने प्रिया को काम पर रख लिया। पापा जी के कहे अनुसार प्रिया के आने से मुझे सच में काफ़ी आराम मिला। अब खाली समय में मैं अपनी पसंदीदा चीज़ें करती और साथ ही अपनी सेहत का ख्याल भी रख सकती थी। एक दिन मैं रूटीन से पहले उठ गई। सोचा आज से योगा शुरू करती हूँ। मैं कमरे से बाहर आई, तभी प्रिया कमरे से लंगड़ाते हुए बाहर आई। उसकी हालत काफ़ी ख़राब लग रही थी। मैंने उसे रोककर पूछा कि क्या हुआ है, ऐसे क्यों चल रही हो? तब उसने कहा वो बाथरूम में पैर फिसल कर गिर गई थी, इसीलिए उसके पैर में चोट आ गई है। पर उसका चेहरा तो कुछ और ही कह रहा था। इसके पहले कि मैं उससे कुछ और सवाल पूछती, वो वहाँ से चली गई। उस पूरे दिन प्रिया उदास थी। मेरे पूछने पर उसने कहा कि उसे उसकी माँ की याद आ रही है। मैंने उसे कहा भी कि वो कुछ दिनों के लिए अपने घर होकर आए, पर उससे साफ मना कर दिया। मैं भी बात को ज़्यादा तूल ना देते हुए अपने काम में लग गई। पर हमारे घर में अब बहुत अजीब चीज़ें हो रही थी। देर रात मैं पानी पीने उठी, तब मुझे मम्मी जी और पापा जी के कमरे से अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थीं, कभी चीखने की तो कभी सिसकियों की। मुझे ये सब बहुत अजीब लग रहा था। आखिर ये तीनों कमरे में ऐसा क्या करते हैं जो बाहर ऐसे आवाज़ें आ रही हैं? अगले कुछ दिन मैं ज़रा सतर्क होकर नज़र रखने लगी। तब मैंने देखा प्राची की हालत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। वो अब हर वक्त अपने शरीर दुखने की शिकायत करती। कभी उसके कमर में दर्द तो कभी उसके पैरों में, कभी हाथों में तो कभी उसकी पीठ में। मुझे समझ नहीं आ रहा था आखिर प्रिया को क्या हो रहा है। मैंने उसे डॉक्टर के पास जाने की सलाह दी, पर उसने कहा कोई बात नहीं दीदी, मैं घरेलू नुस्खे से ठीक हो जाऊंगी। वैसे तो वो मेरा कहा हर काम करती, पर जब भी मैं उसके लिए कुछ करने के लिए कहती, न जाने क्यों वो हर बार मेरा कहा टाल देती। उसके चेहरे पर हर वक्त एक डर सा दिखाई देता। सुबह जल्दी उठने की वजह से मैं दोपहर को काम निपटाकर थोड़े समय सो जाया करती। मुझे प्रिया की हालत ने बेचैन कर दिया था, तो मुझे उस दिन नींद ही नहीं आई। मैंने सोचा छत पर थोड़ा टहल आती हूँ। मैं छत पर जाने लगी, तब मुझे दो लोगों के फुसफुसाने की आवाज़ आई। मैं दबे पाँव से ऊपर गई और चुपके से दरवाजे से बाहर झांकने लगी। तब जो मैंने देखा, उसे देखते ही मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। पापा जी और प्रिया, मुझे समझ नहीं आ रहा था ये सच है या सपना। पापा जी प्रिया के गाल को प्यार से छू रहे थे और प्रिया सहम कर उनसे दूर जाने की कोशिश कर रही थी। वो कह रही थी, डरो मत, ज़्यादा दर्द नहीं होगा। पापा जी की बातें मुझसे सुनी नहीं जा रही थी। मैंने अपने कानों पर हाथ रख दिए और दौड़ती हुई नीचे आई। ये सब मैं क्या देख आई थी? पापा जी तो इतने शरीफ बनते हैं और उनकी बेटी की उम्र की लड़की के साथ। छी छी, मुझे तो सोचते ही घिन आ रही थी। मम्मी जी को पता चलेगा तो उन पर क्या बीतेगी, या शायद मम्मी जी ये सब जानते होंगे, वरना इसे उनके कमरे में सोने की इजाज़त क्यों देते। और देर रात जब वो आवाज़ें आती, तब मम्मी जी भी तो कमरे में ही होती थी। हे भगवान, मेरे घर में न जाने ये सब क्या हो रहा है। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मम्मी पापा इतने शरीफ लोग हैं, एक बच्ची पर जुल्म कैसे कर सकते हैं? और ताज्जुब की बात तो ये है कि प्रिया भी ये सब क्यों सह रही थी। वो यहाँ से चली क्यों नहीं जाती? ऐसी भी क्या मजबूरी? उसको ऐसे और कई जगह मिल जाएंगी जहाँ लोग उसे नौकरी पर रख लें। तभी प्रिया छत से नीचे आई। मुझे सामने खड़ा देख वो घबरा गई। उसने हकलाते हुए मुझसे पूछा, अरे दीदी, आप सोए नहीं? आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। इतना कहकर वो किचन में चली गई। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था।
ये सब मेरे बर्दाश्त के बाहर था। मेरे होते हुए मैं अपने ही घर में एक बच्ची की ज़िंदगी ख़राब नहीं होने दूंगी। गरीब हुए तो क्या हुआ, उन्हें भी इज्जत से जीने का हक़ है। मैंने तय कर लिया, आज रात इनका राज मैं राहुल के सामने लेकर आऊँगी। हर रात की तरह उस रात भी हम सब खाना ख़त्म करके अपने अपने कमरे में चले गए। मैं देर रात होने का इंतज़ार करने लगी। रात को चीखने की आवाज़ें आते ही मैंने राहुल को उठाया। उनके उठते ही मैंने अपनी आंखों देखी हकीकत बता दी। राहुल को मेरी बातों पर रत्ती भर भरोसा नहीं हुआ, पर चीखने की आवाज़ें सुनकर उनके कान खड़े हो गए। हम दोनों बिना कोई देर किए मम्मी जी के कमरे तक आ गए और राहुल ने दरवाजे को खटखटाने के लिए हाथ उठाया। अंदर से कुंडी ना लगाने के कारण हल्का सा धक्का लगते ही दरवाज़ा खुल गया। तब हमने जो देखा उसको देखते ही हम हक्का बक्का हो गए। मम्मी जी प्रिया को पीट रहे थे और पापा जी उसको बचाने की कोशिश कर रहे थे। मुझे लगा शायद मम्मी जी को सारी हकीकत पता चल गई होगी। उस एक पल में मेरे मन में कई ख्याल उमड़ रहे थे। हम दोनों को वहाँ देख वो तीनों चौंक गए। राहुल ने कड़े शब्दों में उनसे पूछा, ये सब क्या चल रहा है? मम्मी जी और पापा जी बहुत डरे हुए लग रहे थे, क्योंकि अब वो रंगे हाथ पकड़े जा चुके थे। मम्मी जी ने लंबी सांस भरी और बेड पर बैठ गए। उनकी नज़रें झुकी हुई थीं। प्रिया नीचे बैठकर रोए जा रही थी और पापा जी के मुंह से तो शब्द ही नहीं फूट रहे थे। तब राहुल ने दोबारा पूछा, बताओ हमें ये सब क्या चल रहा है हमारे घर में? सब सच बोलिए। वैसे भी प्राची ने पापा को और प्राची को कल छत पर देख लिया था। अब कुछ छिपाने से फ़ायदा नहीं। उन्होंने मम्मी जी के हाथ पकड़ते हुए उन्हें सहारा दिया। मम्मी, हम हैं यहाँ, आप बताओ क्या माजरा है। हम आपके बच्चे हैं, आपको ज़रूर समझेंगे। आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। तब मम्मी जी ने हम दोनों को देखा और कहने लगे, वैसे तो मैं नहीं चाहती थी कि तुम दोनों को ये बात पता चले, पर अब जब सब तुम्हारे सामने है तो मैं तुम्हें मेरे बारे में कुछ बताना चाहती हूँ, जिसकी वजह से मुझे ये पाप करने पड़े। मेरी पहली शादी हुई थी, तब मैं बहुत नादान थी। दुनियादारी के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं था। शुरुआती दिनों में मेरा पहला पति बहुत अच्छा था और ये बात मेरी नंद और सास को चुभती थी। इसीलिए उन्होंने मेरे खिलाफ़ उनके कान भरना शुरू कर दिए। समय के साथ मेरा पति भी उनकी बातें सुनने लगा। मेरी नंद को मुझसे क्या तकलीफ़ थी पता नहीं। वो हर दिन मेरे खिलाफ़ कोई ना कोई षड्यंत्र करती। कभी वो मेरे बनाए खाने में ज़्यादा नमक डाल देती, तो कभी मिर्ची। कभी कभी वो मेरे कपड़े जला देती, या तो कभी मैंने धोए हुए कपड़ों पर गंदगी डाल देती। एक बार मैं पेट से थी, मेरी हालत ख़राब थी, तो डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट करने कहा था, पर उन माँ बेटियों से वो बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने मुझे उस हालत में भी काम करने लगाया। उसके चलते मेरा मिसकैरेज हो गया। मैं बहुत दुखी हो गई थी। हमारे ज़माने में लड़कियों को इतनी सहूलियत नहीं थी कि वे अपने पति को छोड़ सकें, और मेरे मायके वालों ने भी मुझे कोई सहायता नहीं की। इसीलिए मुझ पर मर मर के उनके साथ रहना पड़ा। समय बीतता गया, मैं फिर पेट से थी। अब तो उन्होंने हद कर दी। उन्होंने मुझे एक अनजान लड़के के साथ स्टोर रूम में बंद कर दिया। जब मेरे पति ने मुझे उस लड़के के साथ देखा, तब उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। मुझे सहारा देने वाला कोई नहीं था। तब मुझे प्रिया की मम्मी ने संभाला। उन्होंने मेरे बुरे वक्त में मेरी मदद की। कुछ समय बाद मेरी नंद उसी लड़के के साथ भाग गई। तब मेरे पति को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। जब मुझे लड़का हुआ, जो कि तुम थे, तब मेरे पति मुझसे माफ़ी मांगने आ गए। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। तुम्हारे भविष्य के लिए मैंने उन्हें माफ़ कर दिया और उनके साथ चली गई।
कुछ समय बाद शराब की लत की वजह से उनकी मौत हो गई और उनके मौत के गम में मेरी सास भी चल बसी। मैं फिर अकेली हो गई थी। तब प्रिया की मम्मी ने मेरी दूसरी शादी कराई, पर वक्त की हारी मैं एक जिंदा लाश से कम नहीं थी। समय बीतता गया। तुम्हारे पापा जी ने मुझे खूब संभाला। कभी तुम्हें ये पता नहीं लगने दिया कि तुम उनके बेटे नहीं हो। सब ठीक चल रहा था। तभी कुछ दिनों पहले मेरी नंद अपने दरवाजे पर आई। उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। उसने हाथ जोड़कर मुझसे माफ़ी मांगी। उसने भागकर जिस लड़के के साथ शादी की थी वो एक जुआरी और नशेड़ी था। उसकी बेटी जवान होने वाली थी। उस डर से कि कहीं उसका पति उसकी बेटी को बेच ना दे, इसीलिए वो मुझसे मिन्नतें करने लगी कि मैं उसकी बेटी को अपने घर में रख लूं। मैंने उसकी बात नहीं मानी, पर तुम्हारे पापा जी ने सब सुन लिया था। वो उसे अपने घर कामवाली बनाकर लाए। हाँ, ये प्रिया तुम्हारे बुआ की बेटी है। इसको देखते ही मेरे पुराने ज़ख्म हरे हो गए। मुझे इस पर बहुत गुस्सा आता था, इसीलिए मैं दिन भर इससे घर के काम कराती और रात को इससे अपने और पापा जी के पैर दबाती। जब इसे नींद आने लगती, इसकी मारपीट करती। पापा जी कहने लगे, बेटा प्राची, तुमने जो छत पर देखा उसे गलत समझ बैठी। दरअसल मैं प्रिया को दवाई का लेप लगा रहा था। ये बच्ची की चोट मुझसे देखी नहीं जा रही थी, इसीलिए मैं उसकी मदद कर रहा था। मुझे सच पता चलने पर अपने आप पर शर्म आ रही थी कि मैं पापा जी के बारे में कितना गलत सोच रही थी। मम्मी जी सिसकियों के साथ रो रही थी। हम सभी की आंखें नम थी। उनके साथ जो अतीत में हुआ वो गलत था, पर अब वो जो प्रिया के साथ कर रही थी वो भी गलत ही था। प्रिया मम्मी जी के पैरों में गिर गई और कहने लगी, आंटी जी, आपके साथ जो भी गलत हुआ उसमें मेरा क्या कसूर था? आप भी मेरे साथ वही सब कर रहे थे जो आपके साथ हुआ। एक बार मुझे और मेरी माँ को माफ़ कर दीजिए। मेरी सास ने उसे देखा भी नहीं और रूम से बाहर चली गई। राहुल ने प्रिया के सिर पर हाथ रखा और मुझसे कहा, प्राची, इसको बगल वाले कमरे में ले जाओ। आज से ये वही रहेगी और तुम इसका अपनी छोटी बहन की तरह ध्यान रखना। अक्सर बड़ों की गलती की सज़ा बच्चों को भुगतनी पड़ती है। सारी रात प्रिया सिसकियों के साथ रोती रही। कुछ समय तक घर का माहौल उदास ही था। फिर मैंने खुशखबरी सुनाई और जब हमारे घर बेटा पैदा हुआ, पूरा घर खुशियों से भर गया। वक्त चलते मम्मी जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। अब वो धीरे धीरे प्रिया को अपनाने लगे थे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगने पर लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसी कई दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए आपके कहानी सुनो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।